अच्छा जी बेटा, तो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ऐसे समझ लो कि ये टॉपिक तो पेपर में लिखा हुआ है कि है, मतलब कंफर्म है कि इस टॉपिक से कुछ ना कुछ पूछा ज़रूर जाएगा। तो इस टॉपिक को तो छोड़ने की गलती भी नहीं करनी है। ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आगे की फ्यूचर स्टडीज़ के लिए भी। अगर आपका कोई भी केमिकल इंटरेक्शन है आगे, मतलब आपकी फील्ड में कोई केमिकल इंटरेक्शन आता है इंजीनियरिंग में या मेडिकल में या कहीं भी, तो हर पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। ली शैटलियर साहब ने क्या कहा। ली शैटलियर साहब ने कहा, व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, कोई ऐसा सिस्टम यानी कि कोई रिएक्शन हो रहा है एक्स वाई जी, और वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर मौजूद है, ठीक है ना, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस। उसके अंदर बाहर से हमने कोई चेंज लाए। सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस का मतलब क्या है, इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस यानी कि बाहर से उसके अंदर कोई ऑल्टरेशन की, यानी कि रिएक्टेंट बढ़ा दिया, प्रोडक्ट कम कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, कुछ भी एक्स वाई जी कोई भी चेंज किया, तो फिर क्या होता है, इट टेंड्स टू, अगर हम कोई ऐसी कंडीशन करते हैं तो इट टेंड्स टू एडजस्ट और शिफ्ट, it tends to adjust or shift its equilibrium, तो फिर वो अपने इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगा। It tends to shift its equilibrium to minimize the effect, to minimize the effect, ताकि वो अपने ऊपर होने वाले असर को ख़त्म कर सके, या जो भी उसके ऊपर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है वो कम कम हो सके। टू रीस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम, और इसकी ये क्यों कर रहा है, ताकि वो रीस्टेब्लिश कर ले किसको, इक्विलिब्रियम को, जो इक्विलिब्रियम हमने उसका छेड़ा था वो इक्विलिब्रियम वो दोबारा हासिल कर ले। इसकी वजह से सिस्टम में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। अच्छा, इस बात को समझो ऐसे, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, मैं इस स्प्रिंग को अभी कंप्रेस कर दूं, बिल्कुल कंप्रेस कर दूं, ऐसे एकदम कंप्रेस कर दिया। जब मैं कंप्रेस कर 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 इसके ऊपर से मैंने फुल इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाई हुई है, जैसे ही मैं इस फोर्स को रिमूव करूंगा वैसे ही क्या होगा, स्प्रिंग फौरन से बाउंस बैक होगा। क्या लगता है, ऐसा ही होगा? जी सर। यस सर। जी सर। ओके, तो स्प्रिंग जो है ये फौरन से जो बाउंस बैक हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक स्ट्रेस अप्लाई कर दिया। तो अब जैसे ही मैं उस स्ट्रेस को रिमूव कर रहा हूं, या ये मतलब रिमूव करने की भी बात नहीं है, ये स्प्रिंग फुल कोशिश कर रहा है कि ये इस स्ट्रेस को किसी तरह भी मिनिमाइज कर दे, क्या कर दे, खत्म कर दे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जब कोई रिएक्शन हो रहा होता है इक्विलिब्रियम पर, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन, और हम उसके ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई कर दें, यानी कि कोई चेंज ले आए उसकी कंडीशन में, टेम्परेचर में, प्रेशर में, कॉन्सेंट्रेशन में, किसी भी चीज़ में किसी किस्म का कोई तब्दीली ले आए, तो उस चेंज को वो रिएक्शन ऑल्टर करने की कोशिश करता है, उस रिएक्शन को वो चेंज करने की कोशिश करता है। एम आई क्लियर? यस सर। अच्छा, अब कौन से फैक्टर्स हैं जो ली शैटलियर प्रिंसिपल पर असरअंदाज होते हैं, उनको देख लेते हैं। फैक्टर्स सर अफेक्टिंग, जी बेटा। एक और बार समझा दें। ओके, बता रहा हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग ली शैटेलियर्स
फैक्टर्स सर अफेक्टिंग जी। सर आप बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहे? बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ा रहा बेटा? बोर्ड पे इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि पेन टैबलेट ले लिया, तो पहले मैं बोर्ड पर ही पढ़ा रहा था, लेकिन बीच में पेन टैबलेट ले लिया तो इसमें कोई बद्दुआ वद्दुआ दे देंगे सर, मतलब सर के ना, मतलब ऐसे करके वो नहीं सर, ऐसा नहीं बोलेंगे। बद्दुआ देने का एक स्टाइल होता है ना, वो ऐसे करके माथे के ऊपर उंगलियां फोड़ते हैं मोड़ के, कुछ सिस्टम होता है ना कुछ, मुझे तो सही पता भी नहीं है। लड़कियां ज्यादा नहीं सर, ऐसा नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे और कुछ तो करेंगे ना। तो अमल का रद्द अमल बेसिकली देखना है, जब हम किसी चीज के ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो उस स्ट्रेस के नतीजे में खुद की पोजीशन को स्टेबल करने की कोशिश करता है। अब ली शैटलियर प्रिंसिपल भी यही कह रहा है कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर हम कोई एक्सटर्नल चेंज लाएं, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है उतना ही प्रोडक्ट टूट कर रिएक्टेंट में वापस आ रहा है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन हम उसकी कंडीशंस में कुछ फर्क ले आए, लाइक उसके टेम्परेचर में, उसके प्रेशर में चेंज कर दें, या रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, या प्रोडक्ट की क्वांटिटी बाहर से और ज़्यादा कर दें, मतलब कोई इस तरह का चेंज ले आए, तो उससे जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, और वो मूव करके क्या करेगा, वो अपने इक्विलिब्रियम को दोबारा से एस्टेब्लिश करेगा। इसके फैक्टर्स पे आऊँ तो शायद बेहतर अंदाज में समझ में आ जाए। अभी कुछ क्लियर हुआ, कुछ बेहतर पिक्चर नजर आ रही है अब इसकी? यस सर। ओके अच्छा, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग जो ली शैटलियर प्रिंसिपल पे हैं, तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन से मुराद मेरी मिकदार की है, ठीक है। तो अब एक रिएक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, और ये एक दूसरे से रिवर्सिबली रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बना रहे हैं सी प्लस डी, ठीक है, रिवर्सिबल एक रिएक्शन हो रहा है। अब देखो, रिएक्शन के हमारे पास दो हिस्से हैं, एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। अच्छा, जब मैं कहूँगा फॉरवर्ड रिएक्शन तो इसका मतलब मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, और जब मैं कहूँगा बैकवर्ड रिएक्शन तो इसका मतलब मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ, सही है। दो तरह की कंडीशंस है। हम पहले बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सब हेडिंग इसी सब हेडिंग के अंदर दूसरी सब हेडिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन हमने कंसिडर कर लिया और अब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। अब ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या कह रहा है भाई? ली शैटलियर प्रिंसिपल ये कह रहा है कि इफ कॉन्सेंट्रेशन अगर किसी कॉन्सेंट्रेशन, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, अगर मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाऊं, ठीक है, तो फिर इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? देन रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। अब देखो, अगर तुम्हें पहला पॉइंट समझ में आ गया ना, तो बाकी पॉइंट्स या पूरा डिटेल टॉपिक तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं बस बात करूंगा, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। रिएक्शन यही है हमारा, इसी को कंसीडर कर रहे हैं, ए प्लस बी, और ये रिवर्सिबली एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं और सी प्लस डी बना रहे हैं, सही है। अब मिसाल के तौर पर जब इनिशियल कंडीशन थी इस रिएक्शन की, ठीक है, जब इनिशियल था तो रिएक्टेंट फॉर एग्जांपल मेरे पास थे 100 मोल, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होगा? इनिशियल कंडीशन पे प्रोडक्ट होगा 0। अच्छा, जब इक्विलिब्रियम आया, एट इक्विलिब्रियम जब अचीव हुआ, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास रिएक्टेंट रह गए 40 मोल और प्रोडक्ट हो गए 60 मोल। अब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है, अब मजीद प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, अब मजीद रिएक्टेंट फॉर्म नहीं होगा।
ठीक है, ना मजीद प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना मजीद रिएक्टेंट फॉर्म होगा। अच्छा, अगर होता भी है फॉर एग्जांपल कि सर इसका मतलब रिएक्शन रुक गया, नहीं बेटा, रिएक्शन रुका नहीं है, रिएक्शन चल रहा है, बट रिएक्शन इक्वल अमाउंट में चल रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 2 मोल्स प्रोडक्ट रिएक्टेंट के मजीद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो जिस टाइम पे रिएक्टेंट के 2 मोल कन्वर्ट हो रहे होंगे प्रोडक्ट में, उसी टाइम पे प्रोडक्ट के 2 मोल वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर ये 2 मोल यहां से प्रोडक्ट में गए भी तो प्रोडक्ट के 2 मोल वापस आ गए, तो कंडीशन बैलेंस है, कंडीशन में कोई फर्क नहीं आया। मेरी बात समझ में आई बेटा? दो सर। यस सर। ओके, चलो यस अब सर। कंडीशन समझ में आ गई। अब मिसाल के तौर पर मैं कहीं बाहर से लाकर जब इक्विलिब्रियम आ गया है उसके बाद ये हरकत कर रहा हूं, बाहर से लाकर इसके अंदर मजीद मैं प्लस कर दूं 40 मोल्स, प्लस कर दिए रिएक्टेंट पे, यहां पे नहीं लिखता इसको मैं ऊपर ही लिखता हूं। इक्विलिब्रियम पे मैंने हरकत क्या करी, इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद मैंने हरकत ये करी कि 40 मोल मेरे पास रिएक्टेंट रह गया था, तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसके अंदर मजीद 40 मोल ऐड कर दिए, रिएक्टेंट और डाल दिए। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम कंडीशन ये कह रही है कि भाई 40 मोल रिएक्टेंट रहना चाहिए और 60 मोल प्रोडक्ट रहना चाहिए। अब अगर मैं 40 मोल रिएक्टेंट और डाल दूंगा तो रिएक्टेंट की अमाउंट 40 प्लस 40 कितनी हो गई, 80 मोल हो गई। अब मुझे एक बात बताओ कि इक्विलिब्रियम तो 40 पर आना था, यहां पर ये कंडीशन हो गई 80, इसका मतलब अब मजीद रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि मजीद प्रोडक्ट फॉर्म होगी। सही कह रहा हूं? जी सर। मजीद प्रोडक्ट फॉर्म होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं क्या करूं, कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज करूं, किसकी, रिएक्टेंट की। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज करूंगा तो ये होगा। अच्छा, अब इसी पॉइंट को हम दूसरे नजरिए से देख लेते हैं। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिक्रीज करूं तो क्या होगा, तो फिर रिएक्शन विल मूव इन सर आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। बैकवर्ड डायरेक्शन। बेटा सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है? दो सर। बेटा सिमरन हैंड फ्री चेंज करो। ठीक है, अगर क्या कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ा रहा हूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, लेकिन अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर दूं, सेम एग्जांपल को कंसीडर करना है, सेम। देखो A प्लस बी रिएक्शन हो रहा है, फॉर्म क्या हो रहा है भाई, C प्लस डी हो रहा है सर। ठीक हो गया भाई, फॉर्म हो रहा है। अब 100 मोल ये था, 0 मोल ये था, कब, इनिशियल पर। अब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो क्या हुआ, अब 40 मोल ये रह गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन तो ये कह रही है, और 60 मोल प्रोडक्ट बन गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन ये बता रही है। अब मैं क्या हरकत करूं, मैं इस 40 में से माइनस कर दूं कितना, 20। अब कितना रह गया, ये 20 मोल रह गया। अब भाई इक्विलिब्रियम सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बेटा मैं पूरी ताकत से बोल रहा हूं, क्या हो गया है सिमरन, तुम्हारे पीछे इतना शोर है कि टू द टॉपिक। जी, तो मैं ये कह रहा था बेटा कि 40 में से मैंने 20 को माइनस किया, 40 में से मैंने 20 को माइनस किया। अब रिएक्टेंट साइड पर कितने कितने रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट साइड पर क्या रह गया हमारे पास, तो 20 मोल। 20 मोल रह गया। अच्छा, इक्विलिब्रियम कंडीशन ये कह रही है कि भैया रिएक्टेंट 40 मोल, प्रोडक्ट 60 मोल। जब रिएक्टेंट तुम्हारे पास 20 मोल रह गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोडक्ट भी कम हो जाएगा ना। प्रोडक्ट क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को दोबारा मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट टूटकर कहां आने लगेगा, रिएक्टेंट में। सही है, तो रिएक्शन कहां शुरू हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगा। सर जी
कभी इक्विलिब्रियम पे दोनों साइड्स इक्वल नहीं हो सकती क्या? बेटा इक्वल हो सकती हैं, लेकिन मैं इक्वल की एग्जांपल जानबूझ के कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। उसकी वजह ये कि अगर मैं इक्वल की एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूँ ना, तो इक्विलिब्रियम के लफ्ज से बच्चे समझते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वल होना। इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल नहीं होना होता। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों तरफ का रिएक्शन रेट इक्वल हो जाए। और इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रोडक्ट भी इक्वल होगी, यानी कि जो अमाउंट आपके पास है अमाउंट भी इक्वल होगी। अमाउंट में ऊपर नीचे हो सकता है। रिएक्शन स्पीड का इक्वल होना इक्विलिब्रियम कहलाता है, लेकिन रिएक्शन की में अमाउंट का इक्वल होना इक्विलिब्रियम नहीं कहलाता। तो बच्चे इस चीज में ना फंस जाते हैं। वो मतलब वो यही तस्वुर करके बैठ चुके होते हैं कि इक्वल ही रहेगा। तो उससे बचने के लिए मैं ये एग्जांपल मैंने इस तरीके से रखी हुई। अगर तुम बोलती हो तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। बल्कि मैं चेंज करूंगा तो सर बेहतर अंदाज में हो जाएगा। हाँ बोलो। तो इनिशियल पर क्या मैंने कहा? इनिशियल पे मैंने ये कहा कि 100 मोल रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट जीरो होगा। जब रिएक्शन शुरू हुआ, जिस वक्त बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, उस वक्त तो रिएक्टेंट ही होता है, प्रोडक्ट नहीं होता हमारे पास। जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तब रिएक्टेंट फॉर एग्जांपल 50 मोल है और 50 मोल प्रोडक्ट बन गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए इक्विलिब्रियम ये कह रहा है कि दोनों तरफ अमाउंट बराबर होनी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे मैं रिएक्टेंट को यहाँ पे माइनस कर दूं, कितना, मैं रिएक्टेंट यहाँ माइनस कर दूं, सॉरी, रिएक्टेंट यहां माइनस कर दूं 20, तो अब कितना रह गया रिएक्टेंट? 30 मोल। अब इस 30 मोल को दोबारा से बैलेंस करना है, तो 100 में से 50-50 हुए थे दोनों तरफ। अब कितने रह गए टोटल? 30 ये और 50 ये, 80 हो गए ना। तो अब दोबारा से 50-50 बैलेंस करने के लिए क्या होगा? 10 मोल रिएक्टेंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में? प्रोडक्ट में, ओ सॉरी रिएक्टेंट में। जब 10 मोल इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? ये 40 और ये 40। अब दोबारा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। लेकिन इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए रिएक्शन कहां पर आया? बैकवर्ड डायरेक्शन में आया। तो यही तो बात मैं कह रहा हूं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो जाएगी तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा? बैकवर्ड में। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब इसी हेडिंग का जो सेकंड पार्ट है, अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के हवाले से। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के हवाले से अब हम डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है भाई? इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो फिर रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कहां मूव करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लो। देखो भाई, ए प्लस बी है, अगेन केस सेम रख रहा हूं ताकि बात जनरल ही रहे, और सी प्लस डी बन रहा है। अब मान लो इनिशियल जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ उस वक्त 100 मोल रिएक्टेंट थे और 0 मोल प्रोडक्ट थे। लेकिन जिस वक्त इक्विलिब्रियम अचीव हुआ उस वक्त 50 मोल रिएक्टेंट रह गए और 50 मोल प्रोडक्ट आ गए, यानी कि आधा जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब उसी वक्त मैं क्या करूं? उसी वक्त मैं कहीं बाहर से, मैंने प्रोडक्ट पहले से सी और डी कहीं बनाकर रखा हुआ हो, ठीक है, कहीं पहले से मैं बनाकर बैठा हुआ हूं प्रोडक्ट, तो और उस कहीं बाहर से मैं इस प्रोडक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं 20 मोल ऐड कर दूं, ठीक है, 20 मोल मजीद ऐड कर दूं।
तो अब क्या होगा, प्रोडक्ट कितना हो गया बेटा, 70 मोल हो गया, रिएक्टेंट कितना है, 50 मोल। अच्छा, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कह रही है कि भाई जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा, इक्वल होना चाहिए। तो 70 और 50 तो इक्वल नहीं है, तो इसको इक्वल करने के लिए, इस कंडीशन को इक्वल करने के लिए 10 मोल प्रोडक्ट कहां चला जाएगा, रिएक्टेंट साइड पर, तब जाकर ये क्या हो जाएगा, 60 मोल ये हो जाएगा, 60 मोल ये हो जाएगा। अब अगर कंडीशन, अब अगेन कंडीशन कैसी हो गई, इक्वल हो गई। रिएक्शन कैसा आया, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आया, वही बात तो मैं कह रहा हूं। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को हम कम कर दें, इज डिक्रीज्ड, reaction will move in forward direction। रिएक्शन कहाँ मूव करने लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करने लगेगा। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ भाई, फिर से एग्जांपल कंसीडर कर लो, a प्लस बी क्या बना रहा है, c प्लस डी। 100 मोल रिएक्टेंट लिया इनिशियल, प्रोडक्ट कितना है भाई, 0 मोल है। अब मान लो जब इक्विलिब्रियम आया तो 100 मोल रिएक्टेंट में से 50 मोल रिएक्टेंट यही रह गया और 50 मोल प्रोडक्ट बन गया। अब क्या हो कि मैं किसी तरह इस 50 मोल प्रोडक्ट में से माइनस कर दूं 30 मोल, 30 मोल माइनस कर दिए, तो अब इधर कितना रह गया, प्रोडक्ट रह गया 20 मोल, लेकिन रिएक्टेंट कितना है, 50 मोल है। अब कंडीशन तो हमें ये कह रही है भाई कि दोनों तरफ इक्विलिब्रियम कंडीशन तब अचीव होगी जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट बराबर हो। यहाँ बराबर तो नहीं है, रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है। तो इस कंडीशन को बराबर करने के लिए क्या होगा, अब इक्वल कंडीशन लानी है, तो 35 मोल रिएक्टेंट होना चाहिए, 35 मोल प्रोडक्ट। तो 50 में से 15 मोल रिएक्टेंट जो है वो दोबारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो अब क्या बन जाएगा, 35 मोल प्रोडक्ट आ जाएगा, 35 मोल रिएक्टेंट रह जाएगा। अब अगेन दोबारा इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो गई और रिएक्शन कहां गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अच्छा, कंसंट्रेशन का मरहला खत्म हुआ। अब हम बात कर लेते हैं प्रेशर की। अमूमी तौर पे नोट्स में आप देखेंगे सीक्वेंस में पहले टेम्परेचर आता है, लेकिन मैं टाइम की कमी की वजह से प्रेशर आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का इफेक्ट देख लेते हैं। प्रेशर का इफेक्ट क्या है, इफ आ रिएक्शन, अच्छा एक वो बॉयल्स लॉ याद है ना, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वो यहां पर याद रखना, सही है। इफ अ रिएक्शन proceeds with increasing volume,
कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें वॉल्यूम बढ़ रहा हो, ठीक है, कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें वॉल्यूम बढ़ रहा हो, तो फिर क्या होगा, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2NH3 है, इसको रिवर्सिबली रिएक्ट कराएं तो ये बनता है N2 + 3H2। ये रिएक्शन एक मैंने स्पेसिफाई कर लिया। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ कंडीशन क्या है भाई कि रिएक्टेंट हमारे पास है 2 वॉल्यूम, ये जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है ना, इसको वॉल्यूम ले रहा हूँ, और प्रोडक्ट हमारे पास कितना है, 1 वॉल्यूम इसका है और 3 वॉल्यूम इसका है। टोटल कर लो कितना हो गया, 4 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम और 4 वॉल्यूम। अच्छा, इसे क्या, इस कंडीशन को कह रहे हैं इफ अ रिएक्शन प्रोसीड्स विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, यानी कि जब रिएक्शन हो जाए तो जितने रिएक्टेंट का वॉल्यूम हो ना, प्रोडक्ट का वॉल्यूम उससे ज्यादा हो, इसे कहते हैं इफ अ रिएक्शन प्रोसीड्स विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो फिर अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग प्रेशर विल मूव रिएक्शन टू बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन को कहां ले जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। और अगर मैं प्रेशर को कम करूं, डिक्रीजिंग प्रेशर, तो रिएक्शन कहां चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। सर ये वाली बात समझ नहीं आ रही सर, बहुत आसान सी बात कर रहा हूं बेटा। देखो, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है ना, यानी अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और प्रेशर कम करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम के बढ़ने के लिए प्रेशर का कम होना जरूरी है ना, सही है। जी सर। और जी सर, समझ आ गया। रिएक्शन उल्टा कब आएगा, जब वॉल्यूम कम होगा, 4 से 2 हो रहा हो। तो वॉल्यूम के कम होने के लिए प्रेशर का बढ़ना जरूरी है। तो अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा, प्रेशर कम करूंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ठीक है, अब रिवर्स कंडीशन की बात करते हैं। इफ अ रिएक्शन proceeds with decreasing volume, कोई रिएक्शन ऐसा हो जो डिक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ बन रहा हो, ठीक है। अब इसके अंदर एग्जांपल क्या है, PCl3 + Cl2 will make reversibly PCl5। अब इसके वॉल्यूम क्या है, 1, इसका वॉल्यूम क्या है, 1, इसका वॉल्यूम क्या है, 1। इन दोनों को प्लस कर लो, यार टोटल वॉल्यूम कितना है, 2, और इधर वॉल्यूम कितना है, 1। तो अब बॉयज लॉ को अगर दोबारा मैं अप्लाई कर दूं, तो अगर प्रेशर इंक्रीज करूंगा, इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीज करूंगा और प्रेशर डिक्रीज करूंगा, दोनों कंडीशंस देख रहा हूं। इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग प्रेशर, दोनों कंडीशंस देख रहा हूं। इंक्रीजिंग प्रेशर पे क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और डिक्रीजिंग प्रेशर पे क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। सर क्यों? बेटा बहुत आसान है, देखो, कम होगा वॉल्यूम 2 से 1, वॉल्यूम कम होगा तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड। और रिएक्शन अगर वॉल्यूम बढ़ाने लग जाऊंगा मैं बजाय कम करने के, तो रिएक्शन कहां चलना शुरू हो जाएगा, उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। अब अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम प्रेशर कम करूंगा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि डिक्रीजिंग प्रेशर हो ना, मतलब डिक्रीज हो वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम कम होगा मेरे लिए फायदा उतना ज्यादा है। तो वॉल्यूम को कम करने के लिए प्रेशर को बढ़ना जरूरी है ना, अगर प्रेशर बढ़ेगा तभी तो वॉल्यूम कम होगा। कंडीशन समझ में आई बेटा?
यस सर। बस सही है। आखिरी कंडीशन क्या कह रही है? इफ अ रिएक्शन प्रोसीड्स विद इक्वल वॉल्यूम, अगर रिएक्शन इक्वल वॉल्यूम पे जाए तब क्या होगा? अगर रिएक्शन इक्वल वॉल्यूम से प्रोसीड होने लगे तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल H2 plus F2 will make HF 2HF। अब इधर क्या है? वन वॉल्यूम, इधर क्या है? वन वॉल्यूम, इधर क्या है? टू वॉल्यूम। प्लस कर लो दोनों को, कितना हो जाएगा? टू वॉल्यूम टू वॉल्यूम। दोनों तरफ वॉल्यूम बराबर है? वॉल्यूम बराबर है बेटा? जी सर। तो फिर जी प्रेशर का सर। कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्रेशर हैज नो इफेक्ट, प्रेशर हैज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। बढ़ा दो या कम कर दो, वॉल्यूम पे जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो प्रेशर पे फर्क कहाँ? प्रेशर के चेंज करने से कोई वॉल्यूम पे जब इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाओगे तब भी सेम रहेगा, कम प्रेशर बढ़ाओगे तब भी सेम कंडीशन है, कम करोगे तब भी सेम कंडीशन है। इसका इफेक्ट तो यहाँ आएगा जहां सेम कंडीशन ना हो, ऊपर वाले और नीचे वाले केस में। समझ गए? ये इसकी कंडीशन 1 थी, यस जी सर। ये इसकी कंडीशन 2 है प्रेशर की, और ये इसकी कंडीशन नीचे वाली 3 है। ऑल क्लियर? कोई सवाल तो नहीं? जल्दी बोलो, टाइम एंड हो रहा है। तो सर ओके, तो फिर आज की बात यहीं तक, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। अल्लाह हाफिज। सर स्क्रीनशॉट सेव। ओके, स्क्रीनशॉट लेने हैं? यस सर। बेटे मैं, मीटिंग एंड होने वाली है और मैं इसे रोक नहीं सकता, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ फौरन, तो तुम वीडियो से ले लेना चलेगा? ओके सर।